पुरानी पीढ़ी के लिए रिश्ते वादों पर टिके होते थे, लेकिन आज की पीढ़ी अपने फैसले खुद लेना चाहती है। ऐसे में अगर 20 साल पुराना कोई वादा अचानक आपके दरवाजे पर दस्तक दे, तो आप क्या करेंगे? उसे निभाएंगे या समय के साथ बदल जाएंगे? आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, वो सिर्फ एक वादे की कहानी नहीं है। ये कहानी है बदलते समय, बदलती सोच और रिश्तों के उस मोड़ की, जहां दिल कुछ और चाहता है और जिंदगी कुछ और तय कर देती है। नमस्कार, मैं सिम्मी। आप सुन रहे हैं कथा साहित्य। आज की कहानी का शीर्षक है मन की गूंज, और जिसे लिखा है हिंदी के वरिष्ठ कथाकार सुबोध चतुर्वेदी जी ने। तो आइए कहानी सुनिए। आज अचानक उमा का पत्र पाकर मैं चौंक पड़ी। इतने वर्षों बाद आज अचानक उसे कैसे मेरी याद आ गई? मेरी उत्सुकता चरम पर थी। फटाफट पत्र खोलकर एक ही सांस में पड़ गई। दोनों ओर की कुशल क्षेम के बाद उसने अपने विवाह के समय किए गए वायदे को याद दिलाया था। मेरी स्मृति से जैसे कुहासे की चादर हट गई। सोचकर मैं मुस्कुरा उठी थी। उस समय किए गए वादे तात्कालिक ही अधिक लगे थे। दोनों के बीच कुछ वर्ष तक पत्र व्यवहार जारी रहा। दोनों के जब बच्चे हुए, अपनी अपनी व्यस्तता में डूबकर धीरे धीरे पत्र व्यवहार कम होता चला गया। मेरी 2 बेटियां थीं, वहीं उमा के एक बेटा और बेटी। हम दोनों ही अपनी अपनी गृहस्थी में कुछ इस तरह उलझे कि एक दूसरे की सुध लेने की फुर्सत ही नहीं मिली। इस बीच हमारे मायके में 2-4 फंक्शन हुए भी, पर कभी मेरा जाना नहीं हुआ तो कभी उमा का आना नहीं हुआ। जाते समय मिलने की एक हल्की सी उम्मीद रहा करती थी, वह कभी पूरी नहीं हो पाई। आज पूरे 20 वर्ष बाद वो पत्र के द्वारा मुझे मेरा वायदा याद दिला रही है। उसका बेटा 28 वर्ष का युवा मैकेनिकल इंजीनियर बन चुका है। इधर मेरी बेटी 25 वर्ष की है। वो उसका विवाह अपने बेटे के साथ करना चाह रही है। हम लोगों के बीच उसके विवाह के समय यही करार हुआ था। अपने बच्चों के बड़े हो जाने पर उनका आपस में संबंध स्थापित करके हम अपनी दोस्ती के रिश्ते को और प्रगाढ़ता प्रदान करेंगे, एक सूत्र में बांध लेंगे। पत्र में उसी वायदे का जिक्र किया गया था, जिसे पढ़कर मेरे चेहरे पर मुस्कान उभर आई। उस वक्त भावावेश में किए गए वायदे क्या इतना महत्व रखते हैं? क्या उसे समय की बदलती हुई हवा का बिल्कुल अंदाजा नहीं है? आज के बच्चे किसी भी भावुकता को अपने जीवन में प्रवेश करने की इजाजत नहीं देते हैं। आज के बच्चे बहुत अधिक व्यवहारिक हैं। वे बहुत अधिक सोच समझकर कोई भी निर्णय लेते हैं। खास तौर से जब पूरी जिंदगी का सवाल हो, तो निर्णय बहुत सोच समझकर ही लिया जाएगा। मुझे डर लगा, इला सुनेगी तो ताली बजाकर खूब हंसेगी। अपने साथ साथ छोटी बहन और पापा को भी शामिल कर लेगी। मैं जानती हूं कि वो विद्रूपता से अपना चेहरा टेढ़ा करके यही कहेगी, कम ऑन मम्मी, किस जमाने में जी रहे हैं आप? क्या यह राजा महाराजाओं का युग है? क्या आपकी सहेली के सुपुत्र इतने ही आज्ञाकारी होंगे कि बिना मुझे देखे, बिना मुझसे मिले इस अनोखे विवाह के लिए तैयार हो जाएं? मैं मन ही मन सोच रही हूं, हो सकता है उमा का बेटा इतना मातृभक्त हो, उनकी बात को टालने की शायद उसमें हिम्मत ना हो। सभी मेरी बेटियों जैसे निरंकुश बच्चे थोड़े ही होते हैं। दोनों को उनके पापा ने सिर पर चढ़ाकर रखा है। मुंह से निकली हुई उनकी हर बात पूरी हो जाती है। ऊंट जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आता है, तब तक उसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता है। अभी तो जीवन में उन दोनों ने पाया ही पाया है। उनके जीवन में कोई अभाव नहीं है।
जीवन में संघर्ष नाम की भी कोई चिड़िया आ सकती है, इस बात को वे लोग जानते भी नहीं हैं। मेरी विचारधारा को झटका लगता है। ईश्वर ना करे कभी उन्हें जानना पड़े। उनके सिर पर पिता का साया हमेशा बना रहे। मैं अपने आप को इन विचारों से मुक्त करना चाहती हूँ। इस बात पर सोच समझकर ही किसी फैसले पर पहुंचा जा सकता है। बेटियों को मैंने इस पत्र के बाबत कुछ भी नहीं बतलाया, परंतु अपने पतिदेव को वह पत्र पढ़ने को अवश्य दे दिया। पत्र पढ़ने के बाद वे कुछ देर आंखें फाड़े मुझे देखते रहे, फिर बोले, तुम्हारी ये सहेली उमा सिरफिरों से बात कर रही है। आज के जमाने में इस तरह के रिश्ते कभी देखे या सुने हैं? ये किस युग में जी रही है? आज जब लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ डेट करके विवाह करते हैं, तब भी उनके संबंध कभी कभी 2 साल से ज्यादा नहीं टिक पाते। तलाक की नौबत आ जाती है। आज वह पुराना वाला जमाना नहीं है कि किसी के भी साथ बेटियों के फेरे पड़वा दिए जाएं। आज जमाना बराबर का है। आजकल लड़कियां लड़कों की बराबरी से नौकरी कर रही हैं, उनसे भी ज्यादा कमा रही हैं। इसी वजह से उनके अहम आपस में टकराते हैं। क्या तुम्हें लगता है वो इस रिश्ते को स्वीकार कर लेगी? मैंने कोई जवाब ना देकर सिर झुका लिया। मुझे गंभीर देखकर बोले, लड़का तो अच्छा मालूम होता है, हमें भी 1-2 साल में विवाह करना ही होगा। इस विषय में बात की जा सकती है। अपने पतिदेव को अनुकूल पाकर मेरा मनोबल कई गुना बढ़ गया। मैंने कहा, नहीं, हमें इस पत्र की बात को छुपा लेना होगा। ऐसी योजना बनाई जाए जिससे दोनों बच्चों को मिलने का अवसर मिले और उन्हें एक दूसरे को जानने का अवसर दिया जाए। हो सकता है वे भी इस निर्णय पर पहुंच जाएं, जो हम लोगों की मर्जी है। वे ठठाकर हंस पड़े और बोले, तुम तो शुरू से ही ड्रामा क्वीन रही हो। फटाफट स्क्रिप्ट लिख डालो। अपना किरदार निभाने के लिए ये बंदा हाजिर है। पहली फुर्सत में ही मैंने उमा को खत लिखा। सभी बातें विस्तार से सिलसिलेवार समझाते हुए और आज की पीढ़ी के बच्चों की मानसिकता की दुहाई देते हुए उसे समझाने का भरपूर प्रयास किया। उससे अनुरोध किया कि वो भी इस नाटक में शामिल हो जाए। एक कोशिश करके देखने में कोई हर्ज नहीं है। यदि हम लोग अपने वायदे की बात करेंगे तो बात बनने से पहले ही निश्चित ही बिगड़ जाएगी। हमें चतुराई से काम लेना होगा। वादे की बात को पर्दे के पीछे रखना होगा। कोशिश करनी होगी कि दोनों बच्चे आपस में मिल सकें। इसकी पहल भी तुम्हारी ओर से होगी। अपने बेटे अभय को मेरे पास किसी न किसी बहाने भेज दो। उसे अपनी दोस्ती की दुहाई देते हुए कुछ दिन मेरे पास ठहरने के लिए भी मानना होगा। निश्चित है ईला और अभय कुछ दिन साथ रहेंगे तो आपस में मेलजोल होगा। हो सकता है कि हमारी योजना फलीभूत हो जाए। यदि सब कुछ मेरे सोचे अनुसार हुआ तो निश्चित ही हम अपने वादे को क्रियान्वित होते हुए अवश्य देख सकेंगे। इस टॉपिक को लेकर फिर तो पत्रों का सिलसिला जारी हो गया। कभी वो सलाह देती, कभी मैं बताती और धीरे धीरे एक प्रोग्राम बन गया। हमारे शहर में मेला लगा हुआ था जो काफी ख्याति प्राप्त था। मैंने उमा को सुझाव दिया कि क्यों ना तुम मेला देखने बेटे के साथ कुछ दिन के लिए मेरे पास आ जाओ। 2 बातें होंगी। एक तो इतने वर्षों बाद हमारी मुलाकात हो जाएगी। दूसरे, इन दिनों लड़कियों के भी कॉलेज बंद चल रहे हैं। स्वाभाविक है कि उनका अभय के साथ घूमना फिरना मिलना शुरू हो जाएगा। हमारी कोशिश होगी कि हम उन लोगों को अकेले जाने दिया करें। युवा पीढ़ी है, उसमें हम लोग बीच में दखलंदाजी नहीं करेंगे। कोई ना कोई बहाना बनाकर ऐन वक्त पर मना कर दिया करेंगे। हो सकता है हमारी यह पहल कोई रंग ले आए। अब प्रश्न यह था, उमा के बेटे को इतने दिन तक छुट्टी लेकर आने के लिए मनाना था। ऐसे कामों में मां के आंसू बड़े काम आते हैं। उन्हें संवेदना के धरातल पर काम लाया जा सकता है। यही कुछ उमा ने किया।
जैसा हम लोगों ने सोचा था। दिसंबर में क्रिसमस की छुट्टियां चल रही थीं। उसके ऑफिस में भी शनिवार इतवार अवकाश हुआ करता था। इधर उधर का अवकाश मिलाकर पूरे 6 दिन उसके पास निकल आए। बीच के 1-2 दिन की उसे छुट्टी लेनी पड़ेगी। माँ के साथ बहुत दिनों से कहीं बाहर नहीं गया है। उसने भी सोचा इसी बहाने माँ को भी कहीं बाहर जाने का अवसर मिल जाएगा। अकेली तो कहीं जाती नहीं है। इस बार सहेली के पास जाने के लिए वे कितनी उत्सुक हैं। इतनी उत्सुकता पहले उनमें कभी नहीं देखी थी। उनका कार्यक्रम बनते ही मैंने भी परिवार में दोनों बेटियों के सामने घोषणा कर दी कि तुम्हारी मौसी आ रही है, साथ में उनका बेटा आ रहा है। हमें अधिक से अधिक उनका ख्याल रखना पड़ेगा। उनकी छुट्टियां थी, इसलिए किसी के आगमन की सुनकर बहुत खुश हो गई। उन्हें भी लगा कि बहुत दिनों से उनके घर भी कोई नहीं आया है। इसी बहाने थोड़ा घूमना फिरना मस्ती करने का मौका मिल जाएगा। मेरे पति इस पूरे कार्यक्रम में तन मन से शामिल थे। उन्हें भी लग रहा था घर बैठे यदि अच्छा लड़का मिल रहा है तो भला हर्ज क्या है। नियत दिन नियत समय पर ट्रेन ने स्टेशन पर दस्तक दी। हम दोनों ही उसे और उसके बेटे को रिसीव करने के लिए स्टेशन गए हुए थे। उमा तो मुझे देखते ही गले से लिपट गई। हम दोनों को ही लगा जैसे बहुत वर्षों बाद अचानक ठहरे जल में हलचल मच गई हो। हलचल हम दोनों के हृदय में थी, जो हमारे चेहरे को उद्भासित कर रही थी। हमारे मिलन के बाद बेटे ने नमस्ते करते हुए मेरे पैर छुए, फिर इनकी ओर नमस्ते की और उनके भी पैर छुए। देखकर अच्छा लगा, लड़का संस्कारवान है। रास्ते में इधर उधर की बातें होती रही। हम लोग अपने पुराने दिनों में लौट चले थे कि अचानक इन्होंने कहा, अरे भाई, अब तो बहुत दिन साथ में रहना है, तब यह सब बातें कर लेना। अभी हम दोनों को क्यों आप लोग बोर कर रहे हैं। हम दोनों ही हंस पड़े थे। हमारे चेहरे खुशी से खिले हुए थे। अपनी योजना को याद करते, क्रियान्वित होते देख मन बल्लियों उछल रहा था। लग रहा था जैसे यह रिश्ता आज ही पक्का हो जाए और हम दोनों पक्की सहेलियां समधन बन जाएं। परंतु हर कार्य का एक वक्त हुआ करता है। वह वक्त अभी नहीं आया था। मैंने मन को समझाया, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। उधर घर पर ईला और ईशा हम लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उमा मौसी का तो इंतजार था, साथ ही एक नए मेहमान को देखने की भी उत्सुकता थी। गाड़ी रुकते ही दोनों दौड़कर बाहर आ गईं। कुछ पल को ठिठकी खड़ी रहीं। उमा के बुलाने पर पास आईं। उमा ने परिचय कराया, ये मेरा बेटा अभय है, थोड़ा शर्मीला है, कुछ समय लगेगा फिर घुल मिल जाएगा। नमस्ते का आदान प्रदान हुआ। सभी लोग अंदर चले गए। चाय नाश्ता होते होते अभय कुछ कुछ सहज होने लगा था। छोटी ईशा की हर बात का उसे जवाब देना ही पड़ रहा था। ईला उसे कनखियों से देख तो रही थी, परंतु अधिक नहीं बोल रही थी। मैं और उमा की पूरी नजर उन दोनों पर ही थी। आज का दिन आराम करने का दिन था, क्योंकि थकान उतारनी थी। कल के लिए प्रोग्राम बनना शुरू हो गया था। एक पिकनिक स्पॉट पर जाकर पूरा दिन व्यतीत करने की बात पर सभी की सहमति बन गई और सुबह सभी लोग नहा धोकर नाश्ता करके लगभग 10 बजे घर से निकल दिए। हम तीनों तो थकान का बहाना करके एक जगह पर विश्राम करने के लिए बैठ गए और तीनों बच्चों को भेज दिया, जिससे वे लोग भी अपनी रुचि के अनुसार आनंद उठा सकें। वे लोग बैडमिंटन के शौकीन थे, इसलिए कुछ समय तक तो बैडमिंटन चलता रहा। फिर समुद्र के किनारे जाकर अटखेलियां होती रहीं। हम लोगों की नजर से दूर थे, फिर भी हमारी निगाह वहीं लगी हुई थी। हम तीनों बैठकर ताश खेलते रहे, बातें करते रहे। लगभग 2 घंटे बाद वे तीनों लौटकर आए।
उनके चेहरे धूप की थकान से कुम्हला रहे थे। आते ही तीनों आराम की मुद्रा में बैठ गए। ईला तो चुप रही, परंतु ईशा बड़े ही जोश खरोश से अपने खेल के विषय में बता रही थी। किस तरह से उसने अभय को पराजित किया था, कहते हुए उसकी ओर देखकर हंस रही थी। हम लोगों ने भी उनकी खुशी में अपनी खुशी का इजहार किया और यह कहकर टॉपिक समाप्त कर दिया कि हो सकता है वो जानबूझकर तुमसे हार गया हो। असल में हार जीत दो ही होती हैं, वो जीत जाता तो तुम हार जाती। इस बात पर ईशा उसे अंगूठे से चिढ़ाते हुए हंस पड़ी थी। हंसी मजाक के माहौल में लंच हुआ, जिसे हम लोग घर से ही तैयार करवा कर ले गए थे। प्रकृति का सानिध्य हम लोगों की खुशी को बढ़ा रहा था। सामने समुद्र का किनारा जैसे हाथ हिला हिलाकर पास बुला रहा था। कुछ देर के लिए हम लोग भी समुद्र के किनारे चले गए, परंतु पानी के अंदर लहरों के साथ अटखेलियां करने की हिम्मत नहीं कर सके। सूर्यास्त का सुंदर नजारा देखने के लिए समुद्र तट पर अपार भीड़ एकत्रित थी। हम लोग भी उस खूबसूरत नजारे को देखने के बाद घर की ओर लौट चले। रास्ते में फिर दूसरे दिन के लिए कोई प्रोग्राम बनने लगा था। उसमें आगे बढ़कर हिस्सा लेने वाली ईशा थी। ईला की मौन स्वीकृति थी और अभय तो मेहमान था, उसे केवल साथ देना था। दूसरे दिन बच्चों का पिक्चर का प्रोग्राम बना और हम लोगों ने अपने कार्यक्रम के मुताबिक थकने का बहाना करके साथ जाने से इनकार कर दिया। हम लोगों के इनकार से उनके प्रोग्राम पर कोई फर्क नहीं पड़ना था। वे तीनों खुशी खुशी पिक्चर देखने चले गए। हमारे हाथ में आज को मिलाकर अब केवल 5 दिन शेष थे। उन्हीं दिनों की उम्मीद पर हमारी उम्मीद टिकी हुई थी। हमें लग रहा था इन दोनों का यह मिलना जुलना जल्दी ही कोई रंग ले आएगा। जब भी वे लोग सामने बैठते, मैं और उमा अपनी अपनी छिद्रन्वेषी दृष्टि उन पर रखते। शायद कहीं कोई सूत्र हाथ लग जाए, जिससे हमें अपनी सफलता का कुछ तो आभास होने लगे। परंतु ऐसा कुछ भी ना हुआ। अगले दिन फिर शॉपिंग का कार्यक्रम था। अभय ने यह कहकर बचाव कर लिया कि आप लोगों की शॉपिंग में मेरा भला क्या काम है, मैं घर पर आराम करूंगा। अब हम दोनों ने ईशा की ओर देखा। ईशा तो स्वभाव से हमेशा चुलबुली ही रही है। मचलकर बोली, मैं शॉपिंग का मौका कभी नहीं छोड़ती, मैं तो जाऊंगी। मैंने एक आशान्वित दृष्टि से ईला की ओर देखा। उसने सहज भाव से कह दिया, कोई बात नहीं, मुझे तो कुछ लेना नहीं है, मैं यहां पर रुककर अभय जी को कंपनी दे दूंगी। अंधा चाहे एक आंख, यहां तो 2 मिल गई थी। हमारी खुशी और बढ़ गई थी। उन दोनों को एकांत में छोड़कर यही लग रहा था कि आज शायद कुछ ना कुछ बातचीत उनके बीच हो। उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम भी थे। हम सभी लोग खुशी खुशी बाजार चले गए। लौटकर देखा, अभय बैठकर टीवी पर डिस्कवरी चैनल देख रहा है और ईला रसोई में कुछ खटर पटर कर रही है। देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। पहले तो ये रसोई की ओर रुख भी नहीं करती थी, आज इसे क्या हुआ है? क्या पका रही है? क्या कुछ स्पेशल? हम लोगों की कल्पना के घोड़े फिर दौड़ने लगे थे। मैंने चहकते हुए पूछा, हमारी बिटिया रानी आज क्या पका रही है? कुछ नहीं मम्मी, मन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा जब तक आप लोग आए एक सब्जी बनाकर रख देती हूं। मेरी आशाओं पर जैसे तुषारापात हो गया। अभय के होते हुए भी इसका मन नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या हो सकता है? रात के डिनर पर कल का प्रोग्राम तय होने लगा। हमेशा की तरह ही ईशा ने किला देखने का प्रोग्राम बनाया। किला हम लोगों ने तो कई दफा देखा हुआ था, इसलिए हमने तीनों का प्रोग्राम टाल दिया। हम लोगों के पास बहाना भी था। इतना चलना हम लोगों के लिए संभव नहीं है। तुम जवान लोग हो, आराम से घूम फिरकर शाम तक वापस आ जाना। किले पर लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम शाम को होता था। उसे देखने के बाद
उनकी वापसी तय हुई। हम लोग उनकी अनुपस्थिति में अपनी योजना पर बात करते रहे, परंतु किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। आज इला कुछ अधिक प्रसन्न नजर आई। फिर एक आशा की किरण हम लोगों के मन में जगमगाई। खाना खाते वक्त अचानक अभय ने कहा, आज राजीव जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। सुनते ही ईला का निवाला हाथ में ही रह गया। वो कुछ अचरज से अभय की ओर देख रही थी। अचानक इन्होंने पूछा, कौन राजीव? अब अभय ने दृष्टि उठाकर ईला की ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। अभय कुछ जवाब देता उससे पहले ही ईला बोल पड़ी, अरे पापा, वो हमारे साथ पढ़ता है। आज अचानक किले पर मुलाकात हो गई तो वो हम लोगों के साथ घूमने के लिए आ गया था। ईला के इतना कहने पर भी ना जाने क्यों हम दोनों के हृदय में कुछ खटका हो चुका था। ईला अपने कमरे में जा चुकी थी। हम लोगों ने अभय को घेर लिया था। सच सच बताओ अभय, राजीव क्या अचानक वहां आ गया था अथवा उसे ईला ने बुलाया था? अभय कुछ भी जवाब ना दे सका। मुझे माफ कीजिए, कहकर वो भी उठकर अपने कमरे में चला गया। अगले ही दिन राजीव हमारे घर पर मौजूद था। आज ईला ने उसका परिचय कराते हुए कहा, पापा मम्मी, यही राजीव है जिसका कल अभय जी ने जिक्र किया था। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और पढ़ाई पूरी होने के बाद आप लोगों के आशीर्वाद से विवाह भी करना चाहते हैं। ईला ने यह सब कुछ एक सांस में इतनी जल्दी में कहा कि इतना सुनते ही मैं तो जैसे आसमान से धरती पर आ गिरी। मुझे अपने और उमा के सपने चूर चूर होते दिखने लगे। हताशा में मैंने अपना सिर थाम लिया। मेरे पति ने दूरदर्शिता से काम लिया और राजीव से उसके परिवार की कुछ जानकारी एकत्रित करते हुए कहा, पहले आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपना करियर बनाएं। विवाह के लिए अभी बहुत वक्त पड़ा है, कोई जल्दी नहीं है। राजीव चुपचाप बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद सबकी इजाजत लेकर वहां से चला गया। अब उमा ने मुझे आड़े हाथों लिया, बोली, तुझे अपनी बेटी की खबर भी नहीं है कि वो बाहर क्या कर रही है? हमें ऐसा मालूम होता तो हम लोग यहाँ नहीं आते। मेरे पास अपनी सफाई देने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं भी वहां से चुपचाप उठकर अपने बेडरूम में आ गई। पूरी रात नींद नहीं आई। मनन करती रही, क्या मेरी बेटियां मुझे इतना अजनबी समझती हैं कि उन्होंने मुझे इस विषय में कुछ भी बताना उचित नहीं समझा? हमारी परवरिश में क्या कोई कमी है? मैंने हमेशा उनका कहना ही सर्वोपरि रखा है। यहाँ कैसे चूक हो गई? क्या मेरी बेटी को मुझ पर अथवा अपने पिता पर भरोसा नहीं था? जो बात हमें उसके मुंह से जाननी थी वह बात एक मेहमान से मालूम पड़ी। आज उमा हम लोगों के विषय में क्या सोचती होगी? मुझे ईला पर क्रोध आने लगा था, पर यह वक्त भी उचित नहीं था कि कुछ कहा सुना जा सके। राजीव सुदर्शनीय था, बातचीत व्यवहार में भी कुशल लगा। उसके विषय में एक बार सोचा जा सकता था, परंतु उमा को कैसे समझाया जाएगा? कहां तक दिमाग खराब करूं? यह सोचकर मैंने अपने विचारों को झटक दिया। अब जो होगा देखा जाएगा। उमा ने अगले ही दिन जाने का फैसला कर लिया। हम लोगों ने रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु उसने बड़े ही उदासीन स्वर में जवाब दिया, अब रुककर भला क्या करना है? मैंने भी उसे सांत्वना देते हुए एक ही बात कही, उमा, मन में कोई मलाल लेकर मत जाना। हमेशा अपना चाहा ही नहीं होता है। हो सकता है इसमें ईश्वर की कोई मर्जी छुपी हो। उमा ने मेरी बात पर सहमत होते हुए मेरा हाथ दबाया और कहा, तुम्हारी बात से मैं सहमत हूं, पर ईश्वर की मर्जी के खिलाफ हम भी कुछ नहीं कर सकते। विदाई से पहले मैंने देखा ईशा और अभय में फोन नंबर के आदान प्रदान हो रहे थे। हम लोगों ने इसे बड़ी ही सामान्य घटना की तरह से लिया। 5 दिन साथ में रहे हैं तो निश्चित ही दोस्ती तो हो ही गई होगी।
15 दिन बाद फिर उमा का पत्र आया। उसके पत्र ने मुझे फिर चौंका दिया। उसने लिखा था, ईश्वर की मर्जी अब इसी में है कि तुम्हारी ईशा मेरी बहू बनकर आए। जानती हो, जब अभय ने यह प्रस्ताव रखा मैं स्तब्ध रह गई। मुझे लगा जैसे यह प्रस्ताव मेरे लिए एक नई संभावना लेकर आया है। मेरे प्रण की ईश्वर ने लाज रख ली है। तुम्हारी ईशा को भी इस प्रस्ताव से कोई इंकार नहीं है। मुझे लगता है तुम लोगों को भी कोई इंकार नहीं होगा। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। इन लोगों की परीक्षाएं निपट जाने दो, फिर एक ही मंडप में हम ईशा और ईला दोनों का विवाह एक साथ कर पाएंगे। कहो, अब तो खुश होना। अपना वायदा भी निभ जाएगा और तुम्हें बिना किसी परेशानी के दोनों दामाद मिल जाएंगे। मेरी जैसी अच्छी समधन और कहाँ मिलेगी। मेरी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे थे। आज मुझे ईश्वर के इस निर्णय पर बहुत संतोष हो रहा था। मेरी दोनों बेटियों में 1 वर्ष का ही फर्क था। दोनों के भाग्य का लेखा ईश्वर ने शायद एक साथ ही लिख दिया था। शायद यही जिंदगी की सच्चाई है। हम कुछ वादे निभाने की कोशिश करते हैं और कुछ वादे वक्त अपने तरीके से निभा देता है। बस फर्क इतना होता है कि अंत वही नहीं होता जो हमने सोचा था। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट भी लिखिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आऊंगी एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।